अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग। जी आज हमारा जो लेक्चर आपका लूँगा पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का पहला लेक्चर लूँगी। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का जो आपका कोर्स आउटलाइन में उसका पहला यूनिट है पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग, यानी करंटली पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग क्या है, जो है वो क्या आजकल जो है वो क्या चल रहे हैं, मेन इश्यूज क्या हैं, या पर्सपेक्टिव हिस्टोरिकल जो है वो क्या है वो हम देखेंगे कि मेन जो है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग के पर्सपेक्टिव क्या है, मौजूदा ये करंट सिचुएशन करंट इश्यूज़ क्या है वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का जो है वो आपको 100 नंबर का पेपर आएगा यूएचएस में। इतना इसका वाइवा भी जो है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 45 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज के होंगे, 45 मार्क्स जो है वो एससीक्यूज के होंगे। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की 14 से 15 आपके टोटल जो है वो यूनिट्स हैं, जिनमें पहला यूनिट मैं आपको कराने जा रही हूँ। ये कुछ जो है वो टॉपिक्स हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव हैं, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन पीडियाट्रिक नर्सिंग हम देखेंगे, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग देखेंगे कि रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स क्या है, गोल क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग के, टर्म्स क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग में, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड उसको देखेंगे, एथिकल इश्यूज को देखेंगे, फैमिली सेंटर केयर, ट्रॉमेटिक केयर को जो है वो हम देखेंगे। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, टेम्परामेंट क्या होता है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज क्या होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नहीं, सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन बताइए पीडियाट्रिक नर्सिंग की। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि आप पीडियाट्रिक नर्सिंग का वाइवा देने आए, पीडियाट्रिक नर्सिंग होती क्या है, तो ये डेफिनेशन छोटी छोटी बताई हुई है, दोनों में से आप कोई सी कर लो। फर्स्ट डेफिनेशन वो कहता है कि इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू द एडोलसेंस, यानी बर्थ से लेकर एडोलसेंस तक जो आप टेक केयर करते हो बच्चों को, जो उन्हें नर्सिंग केयर देते हो, उसकी उस स्टडी को या उस नर्सिंग केयर को या उस फील्ड ऑफ नर्सिंग को आप कहते हो पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें मेन एम्फोसिस किया जाता है बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पे, यानी उसकी हाइट एंड वेट किस तरीके से आपने इन्हांस करनी है, उसकी मेंटल इमोशनल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया जाता है। फिर आ जाता है पीडियाट्रिक नर्सिंग, इज द मेडिकल केयर ऑफ न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन अप टू द एडोलसेंट, यानी हम न्यूनेट्स को जो है वो चिल्ड्रन को जो है वो टेक केयर करते हैं अप टू द एडोलसेंट तक। वो इन पेशेंट मैंने हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकती है, आउटडोर भी हो सकती है, आउटसाइड द हॉस्पिटल जैसे डे केयर सेंटर्स सॉरी क्लिनिक्स होते हैं, या जो कम्युनिटी में छोटे छोटे वेलफेयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी दी जा सकती है। पीडियाट्रिक जो है वो कहते हैं कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो वर्ड है बेसिकली कम फ्रॉम द ग्रीक, जिसका पीडिया मीन होता है चाइल्ड, जबकि आइट्रिक मीन फिजिशियन। नेक्स्ट जो है वो कुछ गोल्स बताए हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के या हेल्दी पीपल्स के गोल्स बताए हैं कि सबसे पहले आपने अटेन करनी है हाई क्वालिटी एंड लॉन्गर लाइफ फ्री ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी हम सबका ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का मेन गोल ये है कि आपकी जो बेबी बच्चे की लाइफ हो वो क्या हो, एक तो लाइफ हो फ्री ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज से फ्री हो, हाई क्वालिटी हो, यानी उसमें जो है उसकी हेल्थ अच्छी हो, कोई डिसेबिलिटी ना हो, कोई उसको इंजरी ना हो, या प्री मेच्योर जो है वो डेथ ना हो। अचीव करते हो हेल्थ इक्विटी, यानी जिसमें जो है वो आपने इक्वालिटी में सबको जो है वो हर एक को जो है वो इक्वल हेल्थ केयर देनी है, एलिमिनेट करनी है डिस्पैरिटी, कोई डिफरेंस नहीं करनी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देनी हेल्थ केयर देते हो। जैसे किसी एक रिलीजन के साथ या किसी एक जो है वो कल्चर के साथ आया बच्चा तो उसको ज़्यादा दिया, दूसरे को नहीं दिया, इस चीज़ को आपने एलिमिनेट करना है। इम्प्रूव करना है हेल्थ ऑफ ऑल द ग्रुप, ओवरऑल जितने भी कम्युनिटी के ग्रुप उन सब की हेल्थ को अब इम्प्रूव करना है। क्रिएट करना है सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट दैट प्रोमोट द गुड हेल्थ फॉर ऑल, इस तरह की आपने सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जो सबके लिए हेल्दी हो। जैसे इन्वायरमेंट में कोई जो है पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सोशल एनवायरनमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें लर्निंग के चांसेस ज़्यादा, ग्रोथ के जो है वो ज़्यादा जो है वो चांसेस हो, ना कि स्ट्रेस के, जिससे ओवरऑल जो है वो सबकी हेल्थ जो है वो प्रोमोट हो, हेल्थ अच्छी हो। प्रमोट करोगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हेल्दी डेवलपमेंट को एंड हेल्दी बिहेवियर को अक्रॉस ऑल द लाइफ स्टेज। इन लाइफ की डिफरेंट स्टेज हैं, जैसे सबसे पहले जो है वो बच्चा न्यूनेट होता है, फिर इन्फेंट, फिर प्री स्कूल, फिर स्कूलर, फिर एडोलसेंट, फिर एडल्ट। इस तरह हर स्टेज में जो है वो आपने उसकी हेल्दी डेवलपमेंट करनी है, के लिए इनक्रेज करना है, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जो है वो कोशिश करनी है कि किस तरीके से हेल्दी डेवलपमेंट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरीके से प्रमोट करना है। तो ये मेन जो है वो गोल है पीडियाट्रिक नर्सिंग के, हेल्दी पीपल के गोल हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो पीडियाट्रिक नर्सिंग में, जिनमें सबसे पहले आ जाता है फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर में ये होता है कि आप चूँकि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो उतना फैमिली को इतना
एम्पावर्ड करते हो, इतना इनकरेज करते हो, इतना अनेबल करते हो कि वो अपने बच्चे की खुद से टेक केयर कर सके, उसकी सारी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उसकी जो है वो उसकी पूरी कर सके, उसकी नेसेसिटी या हैं वो सारी जो है वो कर सके। यानी उसमें आप फैमिली को बेसिकली उसको इनकरेज करते हो को वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को यूज़ करें और बच्चे की जो है वो अच्छे से टेक केयर करें। हाई टेक्नोलॉजी केयर में आप जितनी मैक्सिमम हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके जो है वो आप बच्चों की जो है वो लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं, ताकि जो है वो जैसे ये प्रीमेच्योर जो बेबी है इनको जो है वो जितनी अच्छी केयर दी जाएगी उतना ज़्यादा उनके सर्वाइवल के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कैसे आपने करना है, तो वो जो है वो उस पर जितनी अच्छी केयर दी जाएगी, जितनी हाई टेक्नोलॉजी आपके पास केयर होगी, उतना अच्छा जो है वो पेशेंट जो है वो को केयर मिल सकती है। फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है कि आप अगर कोई प्रैक्टिस करो तो उसका एविडेंस भी होना चाहिए कि ये मतलब कि बिहाइंड एविडेंस ये है। ए ट्रॉमेटिक केयर होनी चाहिए जिसमें जो है वो पेशेंट को स्ट्रेस फ्री रखा जाता है, बच्चों को जो है कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से फ्री रखा जाता है, उनको इस तरह की कोई स्ट्रेस नहीं होने दी जाती, जिसमें उनको जो है डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी प्ले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। देखा जाता है फैमिली में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस तो नहीं जो बच्चों को जो है वो जो है बच्चे की मेंटल हेल्थ को जो है वो मुतासर कर रहे हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ को मुतासर कर रहे हैं। कॉस्ट कंटेनमेंट, जब बच्चों के जब हेल्थ केयर दी जाती है तो ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि वो एरिया जहाँ पे लोग प्रॉपर्टी के अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा ना हो कि वो एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा बिल के उससे डर के या ज़्यादा कॉस्ट की वजह से बच्चों की को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना दिलवा पाएँ कि जो है हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है जो भी केयर दी जा रही है उसकी कॉस्ट आप मद्देनज़र रखें कि जिस कम्युनिटी में दे रही हो वहाँ के कम्युनिटी के लोग उस कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो कि उनके लिए अफोर्डेबल हो, ताकि उनके बच्चे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो उनको जब हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए उनको मिल जाए। जैसे अब आपने देखा है डिफरेंट जगह पे ये वेलफेयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन जो है वो दी जाती है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो मतलब इतना की जो है वो मतलब जितनी भी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन के थ्रू। अगर इसको जो है वो कॉस्ट आप कर दोगे मतलब इसके चार्जेस होना शुरू हो जाएगा तो फिर लोग अवॉइड करेंगे, वो कहेंगे मतलब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो फिर जो है वो नहीं लगवाएंगे, जिससे फिर डिफरेंट किस्म के बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश ये की जाती है कि अगर आप कोई भी केयर दे रहे हो तो वो कॉस्ट कंटेनमेंट उसका ध्यान रखा जाता है कि इसकी क्या ये कॉस्ट अफोर्डेबल भी है कम्युनिटी के लोगों के लिए या नहीं। प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है। जैसे आपने देखा पोलियो के कतरों पिलाने के लिए डिफरेंट घरों घरों में जाया जाता है, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ताकि नेक्स्ट जो है वो किसी जो है वो डिसेबिलिटी से बचा जा सके। हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं, सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, कम्युनिटी में बाकायदा वो लेक्चर दिए जाते हैं कि डिफरेंट पे जैसे बच्चों के अंदर जो पैदा होने वाली बीमारियां उनसे बचा जाए। जैसे पानी को बॉयल करके देने को कहा जाता है ताकि जो है वो जो पानी के अंदर की जरासीम है वो बच्चों को पेट ना ख़राब करें, डायरिया वगैरह इनसे बचने के लिए फिर जो है वो इस तरह के जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं, जिससे फिर जो है वो आप ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो मेन ट्रेंड जो है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग में ही है। अब कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं और ट्रेंड्स हैं चाइल्ड हेल्थ केयर में। जैसे भी पीछे हेल्थ केयर कॉस्ट कंटेनमेंट की आपको बात की, एक मतलब इशू है कि मेन ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा ना हो। प्रिवेंटिव केयर आपने देनी है कि डिजीज़ को पहले ही रोक दिया जाए, इसको होने से पहले केयर कंटिन्यू देनी है, ये नहीं कि बीच में छोड़ दी। क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू, ठीक है, उसको आप देखते हो वर्ल्ड वाइड जो थ्रेट्स हैं चिल्ड्रन को, उनको जो है वो आप जो है वो रखते हो जो बच्चों को थ्रेट्स में उन सब से जो है कैसे बचा जा सकता है। चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड निगलेक्ट, इन सब को जो है वो इशू इनको देखा जाता है। डिफरेंस और यूनिकनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली, उनको देखा जाता है कि जो है वो डिफरेंस ना हो किया जाए जेंडर के लिहाज से। सिग्निफिकेंट इम्प्रूव की जाती है इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। एम्पावर्ड किया जाता है हेल्थ केयर कंज्यूमर्स को कि जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उनको एम्पावर्ड करें, इतनी दी जाती है कि प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनको टेक केयर कर सकें, उनको हेल्थ केयर दे सकें। रिडक्शन की जाती है इन बैरियर टू द हेल्थ केयर, यानी बहुत सारे ऐसे बैरियर आते हैं जिसकी वजह से लोग प्रॉपर तरीके से जो केयर मिलनी चाहिए, जो सर्विसेज लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते। तो उन बैरियर को जो है वो हटाया जाता है ताकि जो है जैसे आपने देखा बहुत सारे एरिया में स्टिल पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते। उनका ये ख्याल है कि पोलियो के कतरे पिलाने से जो है बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी या क्या होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, टीवी पे डिफरेंट रेडियो पे जो है वो आगाही के वो मैसेज दिए जाते हैं कि घर घरों के तरीके से टीम घर घर जान या पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ।
तो जहाँ पे जो है वो लोग रेजिस्टेंस शो किए जाते हैं, फिर वहाँ पे बाकायदा उनकी जो है वो एजुकेशन के लिए आप कोई सेंटर ओपन कर ले, तो ताकि जहाँ लोगों को वहाँ पे जो है उनकी अवेयरनेस की जाए। प्रोटेक्ट करते हो चिल्ड्रन के राइट्स को, जैसे बीच में आया था कि बच्चों के जो चाइल्ड लेबर है इसको जो है रोका जाए, ताकि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों से जो है वो उनकी हिम्मत से ज़्यादा काम कराया जाता है, ये चीज़ गलत है, तो उनके राइट्स पे जो है वो बात की जाए, ये एक इशू है। फिर नेक्स्ट ये कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड जो है वो बेसिकली उसने कुछ राइट्स बताए थे बच्चों के। तो अब ये क्या है, CRC कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये क्या है कि बेसिकली एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, राइट ट्रीटी है जो सेट करती है सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चों के ये राइट्स जो है वो होने चाहिए। इस कन्वेंशन में जो है वो बेसिकली डिफाइन करती है चाइल्ड को कि एनी ह्यूमन बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 एज से जो छोटा है वो जो है वो ह्यूमन, जो उसको आप कहते हो चाइल्ड, unless the age of maturity is attained earlier under the national legislation। ठीक है, मेचोरिटी अगर पहले आ गया कुछ, जैसे बच्चों में बिफोर जो है वो 18 से पहले जो है वो आ जाती है, तो वो एक मतलब डिपेंड करता है कि उस नेशन का क्या जो है लॉ उसके अकॉर्डिंग टू। अदरवाइज कन्वेंशन ने जो है वो चाइल्ड को डिफाइन किया था कि एनी ह्यूमन बीइंग दैट इज़ अंडर द एज ऑफ 18। फिर यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेयर किए थे कुछ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसमें ये राइट्स हैं कि वो फ्री किया जाए, टू बी फ्री हों फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, डेवलप करें फिजिकली एंड मेंटली इन फ्रीडम एंड डिग्निटी, फ्रीडम और डिग्निटी वाली इन्वायरमेंट में वो फिजिकली और मेंटली ग्रो करें, डेवलप करें, उनको एक प्रॉपर नाम दिया जाए, नेशनैलिटी हो जाए, बच्चों की प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन का, हाउसिंग का, रिक्रिएशनल का, मेडिकल सर्विसेज का ख्याल रखना चाहिए, वो सफिशेंट अमाउंट में होनी चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट रिसीव करें अगर वो डिसेबल है। जैसे आपने देखा इवन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो डिसेबल होते हैं बच्चे, उनके लिए एक स्पेशल कोटा रखा जाता है, रिसीव करें लव, अंडरस्टैंडिंग एंड मटीरियल सिक्योरिटी प्रॉपरली, एजुकेशन प्रॉपर तरीके से उनको दी जाए, उनके अंदर एबिलिटीज़ को जो है वो डेवलप किया जाए, प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन को, अगर कोई डिज़ास्टर आ गया तो उसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन को जो है वो रिसीव करें। बच्चों को प्रोटेक्ट करते हो निगलेक्ट से, क्रुएल्टी से, एक्सप्लॉयटेशन से जो है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ब्रॉट अप करते हैं इन स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप अमंग द पीपल, यानी हेल्दी इन्वायरमेंट में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो है वो बच्चों को ग्रो करवाते हैं ताकि उनके अंदर भी जो है वो अच्छी चीज़ें जो है वो आएँ। फिर कुछ चीज़ें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं जो पीडियाट्रिक सेटिंग ऑफ पाकिस्तान में, जैसे नेग्लिजेंस, बच्चे निगलेक्ट हो सकते हैं, मैल प्रैक्टिस, जब उनको ट्रीटमेंट दिया जाए कोई मैल प्रैक्टिस हो जाता है, ये दो मेन इश्यूज़ हैं, इनको ख्याल रखा जाता है। फिर ये कुछ लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जो बताए हुए हैं कि इंडिकेटर क्या क्या हैं हेल्थ के, एक्सेस हो हेल्थ सर्विसेज को हर एक के लिए, क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज हो जिसमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रिवेंट होने के लिए सर्विसेज दी जाए, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को बेहतर किया जाए कि इन्वायरमेंट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बच्चों की हेल्थ को मुतासर कर सकती है, इंजरी और वायलेंस इसको प्रिवेंट किया जाए, मेंटल एंड इन्फेंट चाइल्ड हेल्थ केयर इस पर बात की जाए, मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाए, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी, मतलब इसको कंट्रोल किया जाए, कितनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मैल नरिश तो नहीं है बच्चे, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए उनके लिए पार्क्स होने चाहिए जहाँ वो प्रॉपर तरीके से खेल कूद सकें। ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है बच्चा तो उसको देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई जो है वो थायराइड प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से जो है वो ओबेसिटी ओबीज है पेशेंट, उसको देखा जाए। ओरल जो है वो हेल्थ को प्रोमोट किया जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ जो है की जाती है। ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर है, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए नहीं है, ओवरऑल लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर्स है। सोशल डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्या क्या उसको देख लें, सब्सटेंस अब्यूज़ और टोबैको जो है वो देख लेते हैं कि मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं कोई बच्चा मतलब लोग कर रहे, क्योंकि उसके भी फिर फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, टोबैको के यूज़ उसको देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। फिर ये कुछ कॉजेज़ बताई हुई हैं डिजीज़, डिसेबिलिटी और डेथ की चिल्ड्रन में। वो कहते हैं मैनी लीडिंग कॉज ऑफ जो डिजीज़ है, डिसेबिलिटी और डेथ है चिल्ड्रन में, वो क्या प्री मेच्योरिटी, सबसे पहले बच्चा अपने टाइम से पहले डिलीवर हो गया। नॉर्मली जो बेबी डिलीवर होता है वो 37 से 42 वीक के अगर दरमियान डिलीवर हो तो उसे कहते हैं मतलब नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बिफोर 37 वीक डिलीवर हो गया तो उसे कहते हैं प्री मेच्योर बेबी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि पेशेंट बच्चे के अंदर प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की डेफिशिएंसी, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन या वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, तो वो लीड कर सकते हैं किसी डिसेबिलिटी या डिजीज़ को। क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, कोई इंजरी हो गई है, ठीक है,
ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, डिप्रेशन बच्चों में जो है वो निगलेक्ट अगर किया गया, सेपरेशन एंजाइटी, तो या पेरेंट्स की जो है वो सेपरेशन, वायलेंस, सब्सटेंस अब्यूज़, ये HIV, एड्स, ये सारी वो कॉजेज़ हैं जो डिजीज़, डिसेबिलिटी और डेथ को लीड कर सकते हैं चिल्ड्रन में। फिर आगे ये 6 कैटेगरी तो बिहेवियर बताए हैं जो कैन बी एड्रेस किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस या प्रिवेंट करने के लिए कॉजेज ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी एंड डेथ इन द चिल्ड्रन। में सबसे पहले टोबैको यूज़ को मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि अगर बड़े उनके सामने टोबैको को इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी उससे इंस्पायर होकर वो करेंगे। अगर मदर टोबैको का यूज़ करिए तो इनडायरेक्टली बच्चों के अंदर जो है वो उस केमिकल के साइड इफ़ेक्ट जो है वो बेबी के अंदर आएंगे। बिहेवियर दैट रिजल्ट इन इंजरी एंड वायलेंस, यानी बच्चों को जो है वो मतलब उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मेंटली जो है वो बच्चे कोई अपसेट हों या उनको चोट लगे, जैसे बच्चों को मारना वगैरह, ठीक है, या उन पर तशद्दुद करना, ये सारी चीज़ें जो है वो जो है वो बच्चों को मेंटली अपसेट कर सकते हैं, मेंटली सिक कर सकते हैं। अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज़ बच्चों के सामने किया जाए या मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करिए तो उसका इनडायरेक्टली बच्चे पे अफेक्ट आएगा। डाइटरी एंड हाइजीन प्रैक्टिस जो कॉज कर सकते हैं डिजीज, यानी अगर प्रॉपर तरीके से जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह, या अगर पानी को प्रॉपर तरीके से बॉयल करके नहीं यूज़ किया बच्चों में डायरिया, ठीक है, टाइफाइड, ये सारे डिसऑर्डर जो है वो कॉमन हो सकते हैं। हेपेटाइटिस A, E, ये चूँकि मतलब अगर प्रॉपर तरीके से हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया तो उससे बीमारियाँ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं बच्चों में। तो अगर इन प्रैक्टिस को प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक प्रैक्टिस का ख्याल रखा जाए तो डिजीज़ से बचा जा सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो प्रमोट करता है ओबेसिटी को, अगर उसको बेहतर किया जाए तो उससे जो है वो डिजीज़ को और जो है वो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। सेक्सुअल बिहेवियर दैट कॉज अनअटेंडेड प्रेगनेंसी एंड डिजीज, जैसे प्रॉपर तरीके से जो है वो ये अब वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, महकमे बहबूदबादी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन के लिहाज से अवेयरनेस दी जाती है कि किस तरीके से बच्चों के दरमियान गैप रखा जाए ताकि माँ की भी हेल्थ अच्छी हो, बच्चे की भी जो हेल्थ अच्छी हो, जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन बेहतर हो, उनको जो है वो क्वालिटी टाइम दिया जाए। तो ये सारे कुछ जो है वो बिहेवियर है, अगर इनको एड्रेस कर लिया जाए तो इससे जो है वो बच्चों में जो है वो डिजीज, डेथ और डिसेबिलिटी की रेशियो को कम किया जा सकता है। हम ये कुछ प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं जो नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट में। इसमें सबसे पहले आ जाता है पावर्टी, गुर्बत जो है नहीं है, अगर उनको पास प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स के पास बच्चों को कुछ खिलाने के लिए कुछ करने के लिए तो उसकी वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगा। वायलेंस, हर वक्त बच्चों को तशद्दुद किया जाता है, एग्रेशन, उसे गुस्से से ट्रीट किया जाता है तो वो मेंटली ग्रो नहीं करेगा, मेंटली जो है जब वो अपसेट रहेगा तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ मुतासर होगी और वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा। नॉन कंप्लायंस, अगर उसको कोई डाइट कहा गया फॉलो करे, अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं वो ले रहा, नॉन कंप्लायंस शो करा, तब जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव स्लो होगी। स्कूल फेलियर या एडजस्टमेंट टू पेरेंट्स, सेपरेशन एंड डाइवोर्स, तो उसमें अगर वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया तो फिर जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट कर सकती है। इन एडिशन मेंटल हेल्थ इशू जो है वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों में और इवन एडोलसेंस में जो है वो कर सकते हैं। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जैसे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है तो वो चीज़ें। फिर आ जाता है फैमिली सेंटर केयर, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इसमें मेन आप फैमिली को जो है वो कहते हो कि आप जो है मेन हो जो आप बच्चे की टेक केयर कर सकते हो, तो इसमें आप बेसिकली फैमिली को एम्पावर्ड करते हो, अनेबल करते हो। फैमिली सेंटर केयर रिकग्नाइज द फैमिली एज द कॉन्स्टेंट इन द चाइल्ड लाइफ सर्विस सिस्टम एंड पर्सनल मस्ट सपोर्ट, रिस्पेक्ट, encourage and enhance the family strength and competence by developing a partnership with the पेरेंट। फैमिली की स्ट्रेंथ को, उसकी कॉम्पिटेंस को इन्हांस करते हो। द नर्स कंसिडर करती है द नीड ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर इन रिलेशन टू द केयर ऑफ द चाइल्ड, यानी उनकी जो जो नीड्स हैं, जहाँ जहाँ उनको जो है वो एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उनको गाइड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो है वो नर्स उनको गाइड करती है। नीचे बताया हुआ कि द फिलॉसफी एक्नॉलेज करती है डाइवर्सिटी अमंग द फैमिली स्ट्रक्चर एंड बैकग्राउंड, फैमिली गोल्स, ड्रीम्स, स्ट्रेटजीज, एक्शन, फैमिली सपोर्ट, सर्विस एंड इमोशनल नीड। यानी फैमिली सेंटर केयर में आप देखते हो डिफरेंट फैमिलीज में के लिहाज से क्या डाइवर्सिटी है, तो उस लिहाज से फिर उनको बताते हो, उनको गाइड करते हो कि क्या उन्होंने एक्शन करनी है, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। मेन जो इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वो आपके फैमिली सेंटर केयर आ जाते हैं जो हम डिस्कस किए, एम्पावरिंग एंड एनेबलिंग, जो अभी आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ए ट्रॉमेटिक केयर, कि आप जो है वो
कैसे जो है वो एटोमेटिक केयर जो है वो क्या होता है। एटोमेटिक केयर में जो है आपको बताया था कि मेन उनकी जितनी भी साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेस होता है उसको बेसिकली कम किया जाता है। तो डेफिनेशन बताइए कि एटोमेटिक केयर इज़ द प्रोविजन ऑफ थेरेप्यूटिक केयर इन सेटिंग by personal and through the use of intervention that eliminate or minimize the psychological and physical distress experienced by the children and their family in healthcare सिस्टम। यानी इसमें क्या करते हो कि आप इस तरह की थेरेप्यूटिक केयर प्रोवाइड करते हो जिससे जो है वो और इस तरह की इंटरवेंशन करते हो बच्चों के लिए जिससे आप उनके अंदर या तो एलिमिनेट करते हो या मिनिमाइज करते हो उनकी डिस्ट्रेस को। ठीक है, जो फैमिली या चिल्ड्रन एक्सपीरियंस करते हैं हेल्थ केयर सेटअप में उसमें जो है वो बेसिकली उस स्ट्रेस को आप ख़त्म करते हो जो हेल्थ केयर सिस्टम में वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो थेरेप्यूटिक केयर कंपल्सिस करती है प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन को जो है वो उसको जो है वो उसमें आ जाता है। यानी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आप ये करते हो प्रिवेंशन और ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एटोमेटिक केयर कहता है कि इट्स कंसर्न विद वेयर, हु, why and how of any procedure is performed on the child for the purpose of preventing and minimizing the psychological and physical stress के में मेन ये आ जाता है कि आपने किस तरीके से कोई प्रोसीजर कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, जिससे जो है वो आप बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सको। जो ओवरऑल मेन गोल है हमारे प्रोवाइडिंग एटोमेटिक केयर का वो फर्स्ट है आपने हार्म नहीं पहुँचाना। अब 3 प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस किए गए हैं जो प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग दिस गोल। सबसे पहले आप प्रिवेंट करो या मिनिमाइज करो चाइल्ड की सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, उसको मिनिमाइज करो या प्रिवेंट करो। सेंस ऑफ कंट्रोल को प्रमोट करो कि बच्चे को खुद पे कंट्रोल आए कि उसने किस तरीके से खुद को कंट्रोल करना है। प्रिवेंट या मिनिमाइज करो बॉडी इंजरी एंड पेन। फिर कुछ गोल्स बताए हुए हैं कि पीडियाट्रिक नर्स के जो है वो कौन कौन से गोल हैं। इसमें आ जाता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कि आप एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो चाइल्ड के साथ फैमिली के साथ जो है वो रिलेशनशिप कायम करना है। फैमिली एडवोकेसी ऑन द बिहाफ ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली आपने जो है वो एडवोकेट करना है। डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, हेल्थ टीचिंग करनी है, सपोर्ट देनी है, काउंसलिंग करनी है, ओवरऑल फैमिली की बच्चे की कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन करनी है डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, डिफरेंट हेल्थ केयर कोलीग के साथ। एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिहाज से जो है वो उसको एथिकल प्रिंसिपल का ध्यान रखना है और जहाँ जहाँ आप जिन जिन इश्यूज पे रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है वो आप करते हो ताकि आप बेबी जाके आप चाइल्ड के लिए बेहतर से बेहतर केयर जो है वो उनको प्रोवाइड कर सको। अब जैसे ये रोल बताया हुआ कि पीडियाट्रिक नर्स जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन पीडियाट्रिक नर्स एंड लिस्ट द पीडियाट्रिक नर्स जो है वो रोल। द pediatric nurse is responsible for promoting the health and well-being of the child and family। वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो नर्स फंक्शन वेरी अकॉर्डिंग टू रीजनल जॉब स्ट्रक्चर के लिहाज से उसके रोल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं चाहे वो इंडिविजुअल एजुकेशन का हो, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस एंड पर्सनल कैरियर गोल डिफरेंट जो है वो उसके फंक्शन हो सकते हैं। अगर पीडियाट्रिक नर्स नीड टू हैव मीनिंगफुल रिलेशन, ऊपर हमने बात की पहला रोल क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और वेलबींग ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली। सेकेंड ये कहा उसका मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना चाहिए चिल्ड्रन और फैमिली के साथ एंड येट रिमेन सेपरेट इनफ टू डिस्टिंग्विश देयर ओन फीलिंग एंड नीड। यानी वो रिलेशनशिप थेरेप्यूटिक होना चाहिए, इंटीमेट या सोशल नहीं होना चाहिए। एज एन एडवोकेट नर्स जो है वो असिस्ट करती है चाइल्ड और फैमिली को इन मेकिंग द इन्फॉर्म चॉइसेस और एक्ट करती है इन द चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट जिसमें चाइल्ड के लिए जो है वो फ़ायदा हो, चाइल्ड की बेहतरी हो। एडवोकेसी इन्वॉल्व करता है इंश्योरिंग द फैमिली ऑल द ensuring that families are aware of all the available health services, adequately inform है ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स, उनको सारी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए हेल्थ केयर में, इनकरेज किया जाए टू चेंज या सपोर्ट एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर प्रैक्टिस। अगर उसमें कोई प्रैक्टिस में हेल्थ केयर प्रैक्टिस में कोई चेंज लाया जा रही है तो उस लिहाज से उनको जो है वो फिर आप उसको इनकरेज करते हो कि उस चेंज को वो एक्सेप्ट करें। नर्सेज इन्वॉल्व होते हैं इन केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन कि वो अंडरस्टैंड करें कि डिजीज़ प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है और हेल्थ प्रमोशन की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से फिर डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है और हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो केयर प्रोवाइड करे जिससे मेंटल वेलबींग भी प्रमोट हो, बच्चे की मेंटली साइकोलॉजिकल भी हेल्थ जो है वो बेहतर हो।
फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि हेल्थ टीचिंग आ जाता है कि वो भी एक नर्स का डायरेक्ट गोल है। जैसे पेरेंटिंग क्लासेस वो ले सकती है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट होगी जैसे हेल्प कर सकते हो पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को, कि किस तरीके से वो अंडरस्टैंड करते हैं डायग्नोसिस को या मेडिकल ट्रीटमेंट में। फिर एज एन इफेक्टिव एजुकेटर नर्स जो है वो फोकस करती है प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट हेल्थ टीचिंग विद द जनरल फीडबैक, यानी मेन जो हेल्थ टीचिंग है वो पेशेंट को देती है, उसके लिहाज से फीडबैक देखती है और एवेलुएट करती है टू प्रोमोट कि कितना उनकी लर्निंग हुई है, फिर उसके हिसाब से लर्निंग को प्रोमोट करते हैं। नर्स आल्सो प्ले करती है एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द इंजरीज, जैसे बाय यूजिंग अ डेवलपमेंटल अप्रोच टू सेफली काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ऑल द एज, कि इंजरी से कैसे प्रिवेंट करना है। यानी जैसे बच्चों को जैसे जैसे बच्चे डेवलप करते जाते हैं तो उस लिहाज से बताया जाता है कि किस तरीके से अपने बच्चे ने क्या चीज़ यूज़ करनी है। जैसे बच्चे ट्राईसाइकिल जो होती हैं वो चलाते हुए उस दौरान अगर गिरे तो उसमें उनको बताया जाता है किस तरीके से जो है वो आपने किस तरीके से इंजरी को प्रोटेक्ट करना है। बच्चा बहुत छोटा है, उसकी टेक केयर करनी है, वो गिरे नहीं, उसके इर्द गिर्द जो है प्रॉपर तरीके से आपने ऐसी सपोर्टिंग चीज़ रखनी है जिससे जो है वो आप इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। या अगर कोई ऐसा वो कर रहा है तो उसके सर पे आप उसे कुछ कह सकते हो कि आप पहनो जिसकी वजह से जो है वो इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। फिर नर्स कैन ऑफर द सपोर्ट बाय लिसनिंग, टचिंग या बीइंग फिजिकली प्रेजेंट, वो सपोर्ट ऑफर कर सकती है उसको, पेशेंट को प्रॉब्लम को सुन के, पेशेंट या फैमिली की सुन के, थेरेप्यूटिक टच यूज़ करके या बीइंग फिजिकली प्रेजेंट होके। टचिंग एंड फिजिकल प्रेजेंस आर मोस्ट हेल्पफुल होता है विद द चिल्ड्रन बिकॉज दे फैसिलिटेट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आपने अपना जो है वो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के चैप्टर में थेरेप्यूटिक टच पढ़ा था ना, तो उस तरीके से जो है वो बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर नर्स जो है वो एज अ मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम कोलैबोरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है नर्सिंग केयर को विद द केयर एक्टिविटीज़ ऑफ अदर प्रोफेशनल। फिर नेक्स्ट 3 लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो आप अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आपने पढ़े होंगे। प्राइमरी में जो है वो मेन फोकस करते हो हेल्थ प्रोमोशन पे और इलनेस को प्रिवेंट करते हो, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्स जो है वो में प्रोवाइड करती है दिस लेवल ऑफ सर्विस को वैरायटी ऑफ सेटिंग में, जैसे हेल्थ क्लिनिक में प्राइमरी लेवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, ऑफिस में, स्कूल में, होम में, डे केयर सेंटर में और समर कैंप्स में। जबकि जो सेकेंडरी लेवल ऑफ सर्विस होता है इसमें जनरली प्रोवाइड करती है एक्यूट ट्रीटमेंट सेंटर में, जिसमें मेन फोकस किया जाता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस पे जो है वो किया जाता है। जो पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं फंक्शन करते हैं एट द सेकेंडरी लेवल को व्हेन वर्किंग इन सेटिंग सचेस, जब आईसीयू में, इमरजेंसी में, एम्बुलेटरी क्लिनिक में, सर्जिकल सेंटर में या साइकेट्रिक सेंटर, इन सब में जब नर्स काम करी तो वहाँ पे बेसिकली सेकेंडरी लेवल ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। टर्शरी लेवल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि इसमें बेसिकली रिस्टोरेटिव या रिहेबिलिटेटेड सेंटर में ये केयर दी जाती है, या हॉस्पिस प्रोग्राम में जो है, या जो होम हेल्थ केयर एजेंसी उसमें जो है वो जो दी जाती है वो टर्शरी लेवल ऑफ सर्विसेज आ जाती है, जिसमें बेसिकली पेशेंट जो है वो बीमारी से तो रिकवर कर जाता है, अब उसको नॉर्मल रूटीन की तरफ लाने के लिए आपने ये केयर देनी होती है, यानी रिस्टोरेशन या रिहेबिलिटेटिव इसमें जो है वो आप केयर देते हो जी। इसके बाद आप आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ग्रोथ मीन आ जाता है कि इसमें ये तो आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, पेपर में भी आ सकता है। ग्रोथ मीन कैन इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ द सेल दैट मे डिवाइड an increase in number and size of the cell as they divide and synthesize new protein result in increased size and weight of the whole or any of its part। यानी ग्रोथ में बेसिकली अगर आप देखो जाए तो ओवरऑल नंबर इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होता है सेल्स का। जैसे ग्रोथ जब बच्चे की इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से उसका हाइट इंक्रीज होती है या वेट इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि ग्रोथ में क्या होगा। डेवलपमेंट में क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंज आता है, एक्सपेंशन आती है, एडवांसमेंट होती है फ्रॉम लो टू मोर एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे बच्चा जब छोटा था तो वो उस चीज़ों को पिक नहीं करता, लेकिन जैसे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो चीज़ों को पिक करना शुरू हो गया। पहले उसके फाइन जो है वो मोटर डेवलपमेंट हुई, फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हुई। जब फाइन मोटर डेवलपमेंट ये होती है कि जब वो स्मॉल चीज़ों को पिक करता है, स्मॉल एक्टिविटीज़ करता है, और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जब वो लार्ज एक्टिविटीज़ करता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्रॉलिंग, ये चीज़ें आ जाते हैं। अब इसमें इमर्जिंग या एक्सपेंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी थ्रू ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग।
तो मेन डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये है कि ग्रोथ में नंबर एंड साइज ऑफ सेल इंक्रीज होता है, जबकि डेवलपमेंट में जो है वो ग्रेजुअल चेंज आता है और एक्सपेंशन आती है, लोअर से मोर एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि अच्छा बच्चा किस टाइम किस एज का हो, कितने दिन का हो तो उसको कहते हैं न्यूनेट, कब हो तो उसे इन्फेंट कहते हैं, कब हो तो उसे टोडलर कहते हैं। अब जैसे प्री नेटल पीरियड कंसेप्शन से जब मदर कंसीव करती है, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, एम्ब्रियो बनता है, तो उस एम्ब्रियो बनने से ऑनवर्ड जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता उस पीरियड को कहते हैं प्री नेटल पीरियड। उसमें जो कंसेप्शन से 2 वीक तक होते हैं उसको कहते हैं जर्मिनल पीरियड। 2 से 8 वीक तक जो अंदर एम्ब्रियो होता है उसको एम्ब्रियोनिक कहते हैं, और 8 से 40 वीक तक उसको कहते हैं फीटस। इसलिए बच्चा जब यूट्रस के अंदर होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, तो उसको आप इन्फेंट या न्यूनेट नहीं कह सकते, वो होता है फीटस। जैसे ही वो बेबी डिलीवर हो जाता है बर्थ से लेकर 12 मंथ तक उस पीरियड कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। अब इन्फेंसी पीरियड में जो पहला 1 महीना होता है यानी बर्थ से लेकर फर्स्ट मंथ तक उसको कहते हैं न्यूनेट। फिर जब 1 मंथ से 1 साल तक उसे कहते हैं इन्फेंट। अब आपने देखा होगा, आप डिफरेंट जगहों पर होगी न्यूनेटल एस्फिक्सिया, न्यूनेटल सेप्सिस, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्थ से लेकर 1 मंथ तक के पीरियड में तक जो सेप्सिस होता है उसको कहते हैं न्यूनेटल सेप्सिस। ठीक है, तो न्यूनेट होता है बर्थ से लेकर 1 मंथ तक का जो बेबी होता है उसको कहते हैं न्यूनेट, और 1 मंथ से 1 ईयर तक का जो बेबी होता है उसे कहते हैं इन्फेंट। इसी तरह 1 से 6 ईयर तक उस फेज को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। टोडलर कहते हैं 1 से 3 साल तक के बच्चे को टोडलर कहते हैं, और 3 से 6 साल के बच्चे को कहते हैं प्री स्कूलर। इस तरह 6 से 12 ईयर तक के बच्चे को वो होता है मिडिल चाइल्डहुड में, और 12 या 11 से 19 ईयर तक या 11 से 20 ईयर तक को कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। अब लेटर चाइल्डहुड में एक प्री प्यूबर्टल फेज आती है जो 10 से 13 होती है, और अडोलसेंस जिसको टीन एज भी कहते हैं वो 13 से 18 ईयर तक होती है। कुछ किताबों में आपको ये 11 से 20, कुछ में जो है वो 11 से 21 तक भी मिलेगी। तो मतलब आप रफ कह लो, राउंड अबाउट करके कह लो, तो ये 11 से 20 तक आप कर लो या 19 तक कर लो, ये होती है। तो हर बुक में वेरी कर सकती है, तो उस लिहाज से आपको बताया कि एडोलसेंस को टीन एज भी कहते हैं। अब आप अपने लिहाज से तब देख लो कि आप इसमें कौन सी स्टेज में हो। ठीक है, तो 21 के बाद जो है वो फिर अडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड आ जाता है। 20 से जो है वो 40 तक जो है वो अर्ली अडल्टहुड है, तो जो है 40 से 60 तक मिडिल अडल्टहुड है, और फिर 60 से ऑनवर्ड जो है वो लेट अडल्टहुड है। ये नेक्स्ट टेम्परामेंट बताया और इसकी कुछ टाइप्स बताई हैं, या आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। वो कहता है टेम्परामेंट आप डिफाइन करते हो मैनर ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग और रिएक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे इसमें जो है वो बताया हुआ है कि इसमें आप किस तरीके से बच्चे जो है वो थिंक करते हैं, बिहेव करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलाई से किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करते हैं, एंड रेफर टू द वे इन विच पर्सन डील विद द लाइफ। अब इसमें 3 डिफरेंट किस्म के टेम्परामेंट बताए हैं। अगर आपको टेम्परामेंट की ये डेफिनेशन नहीं पसंद तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसकी जगह कोई और डेफिनेशन जो आपको ईजी लगे आप वो याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें 3 तरह के कॉमन कैटेगरीज बताई हैं टेम्परामेंट की। एक ईजी चाइल्ड होते हैं, एक जो है डिफ़िकल्ट, आपके पास ईजी चाइल्ड होते हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास डिफ़िकल्ट चाइल्ड होते हैं, फिर स्लो टू वार्म चाइल्ड होते हैं। अब जो ईजी चाइल्ड है उसमें आप ईजी गोइंग चिल्ड्रन वो इवन टेम्पर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले नहीं होता। टेम्परामेंट जो है वो नॉर्मल होता है, रेगुलर होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं इन देयर हैबिट्स, और हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टू द न्यू स्टिमुलाई, यानी न्यू स्टिमुलाई की तरफ उनकी एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, एक पॉजिटिव जो है वो आप कह लो पॉजिटिव वे में जो है वो रिएक्ट करते हैं। ईदी जो चाइल्ड होता है उसमें क्या होता है कि ईजी टेम्पर होता है। टेम्परामेंट को आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो ये वो खसूसियात हैं जिनके साथ बच्चा जो है वो बॉर्न होता है, जिनके साथ जो है वो पैदा होता है, तो जिसकी वजह से उसका जो डिसाइड करते हैं उसका मैनर ऑफ थिंकिंग क्या है, मैनर ऑफ बिहेविंग क्या है, या डिफरेंट लोगों के साथ रिएक्ट करने का उसका जो है वो मतलब किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो इतना जो ईजी टू गोइंग चाइल्ड होते हैं वो इवन टेम्पर्ड होते हैं, यानी वो सिचुएशन के हिसाब से देख लेते हैं कि उन्होंने जो है वो किस तरीके से बिहेव करना है, उनको अपना टेम्परामेंट को कंट्रोल करना आता होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। ठीक है, रेगुलर होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं इन देयर हैबिट्स, और पॉजिटिव अप्रोच होती है न्यू स्टिमुलाई की तरफ, ओपन होते हैं, अडॉप्टेबल होते हैं चेंज के लिए, माइल्ड टू मॉडरेटली इंटेंस मूड शो करते हैं। ठीक है, जो टिपिकली पॉजिटिव होते हैं। 40% जो बच्चे हैं वो फॉल करते हैं इस कैटेगरी में।
जबकि जो डिफ़िकल्ट चाइल्ड हैं वो क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, इरिटेबल होते हैं और इरेगुलर होते हैं इन देयर हैबिट्स में होता है, डिसिप्लिन नहीं होता उनके अंदर, नेगेटिव विड्रॉल रिस्पॉन्स होता है, टिपिकल होता है इनमें, और उनको मोर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जो है वो चाहिए होती है। ये चिल्ड्रन अडॉप्ट करते हैं स्लोली टू द न्यू रूटीन थे, पीपल थे एंड सिचुएशन थे। इन पीपल में मूड एक्सप्रेशन जो होता है इनकी यूजली इंटेंस। एक तरह जो है वो आपके पास जो डिफ़िकल्ट चाइल्ड होते हैं उनमें देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ क्राइम को एक्टिवेट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा होती है, वायलेंट टेंट्रम्स होते हैं इनके, छोटी सी किसी ने कोई बात की तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। इस तरह से इनके मूड एक्सप्रेशन जो होता है वो काफ़ी इंटेंस होते हैं और रिलेटिवली नेगेटिव होते हैं। 10% बच्चे जो है वो ये होते हैं। तो तीसरा जो आ जाते हैं टेम्परामेंट के, वो आ जाते हैं स्लो टू वार्म अप चाइल्ड। स्लो टू वार्म अप जो चिल्ड्रन होते हैं ये टिपिकली रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली एंड विद माइल्ड इंटेंसिटी टू न्यू स्टिमुलाई। ठीक है, ज़्यादातर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं और जो है वो मतलब न्यू स्टिमुलाई से थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं शो करते जब तक उनको प्रेशर ना दिया जाए। स्लोली अडॉप्ट करते हैं विद रिपीटेड कॉन्टैक्ट, इन बार बार जब चीज़ से कॉन्टैक्ट किया जाए फिर जाके उसको अडॉप्ट करते हैं। थोड़े आप कह लो स्लो होते हैं। They respond with only mild but passive resistance to normality and change in the routine. इनका रिस्पॉन्स भी ओवरऑल जो है वो स्लो होता है, यानी चेंजेस अगर कोई रूटीन में आएंगे तो उसमें पहले रेजिस्टेंस शो करेंगे, इनएक्टिव होते हैं, मूडी ज़्यादा होते हैं और शो करते हैं ओनली मॉडरेट इनरेगुलरिटी इन द फंक्शन। 15% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो इस तरह के टेम्परामेंट पैटर्न को जो है वो शो करते हैं। तो इन शॉर्ट ये टेम्परामेंट की जो है वो 3 टाइप्स बताई थी, 3 कैटेगरीज बताई हुई थी। तो टेम्परामेंट एक दफ़ा दोबारा बता दूँगी, वो खसूसियात होते हैं जिनके साथ बच्चे बॉर्न होते हैं। तो ये फिर तो उनकी वजह से बेसिकली आप उनको डिफाइन कर सकते हो कि मैनर ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग है, रिएक्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, या आप कह लो रेफर टू द वे जिसमें पर्सन जो है वो डील करता है विद द लाइफ के साथ। फिर नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है कि रोल या फंक्शन क्या है प्ले का चाइल्ड की डेवलपमेंट में। तो प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम बड़े इवन हम थोड़ी सी कोई एक्टिविटी कर लें तो हमें एक अच्छा फील आता है। बच्चे जब खेल कूद में इन्वॉल्व करते हैं खुद को तो उनकी बॉडी पे भी, उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों पे जो है वो एक अच्छा इफेक्ट आता है। थ्रू प्ले क्या होता है, चिल्ड्रन लर्न करते हैं अबाउट देयर वर्ल्ड और हाउ टू रिलेट टू द ऑब्जेक्ट, पीपल एंड सिचुएशन। वो दुनिया के बारे में सीखते हैं, ओवरऑल किस तरीके से उन चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को एक दूसरे से रिलेट करना है वो उनको आता है। प्ले प्रोवाइड करता है मीन ऑफ डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ सेंसोरी मोटर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जैसे आप बच्चे के सामने डिफरेंट पजल दोगे, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराओगे तो उससे उसकी लर्निंग होगी, सेंसोरी मोटर भी और इंटेलेक्चुअल भी जो है वो डेवलपमेंट होगी। सोशलाइजेशन बच्चे सीखते हैं, क्रिएटिविटी उनको आता है, जैसे आप उनको ड्राइंग के लिए देते हो, छोटी एक्टिविटीज़ कलर करना सिखाते हो, सेल्फ अवेयरनेस आती है उनमें। मोरल बिहेवियर आप सिखाते हो कि किस तरीके से बड़े छोटों से बात करना है, जिसमें आप उनको डिफरेंट वीडियोस दिखा सकते हो। जैसे अब तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, इस्लामिक इवन बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना, दूसरों की मदद कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों से जो है, या उनको कहा जाता है कि वो आपस में ताकि छोटी छोटी करें, रोल प्ले करें, खेलें कूदें, जिससे जो है वो उनके अंदर ये लर्निंग है। इट सर्व एज अ मीन फॉर रिलीज ऑफ टेंशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, जिससे बच्चे के अंदर की जितनी भी टेंशन होती है वो सारी रिलीज हो जाती है। तो एक प्ले का जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। लेकिन आजकल की हमारी जनरेशन जो है वो लैपटॉप, मोबाइल इनके साथ ज़्यादा है, जबकि अगर आप पहले ज़माने में देखो बच्चे प्ले की तरफ ज़्यादा थे। गलियों में वो जो बच्चे थे वो कैंचे खेलते थे, लड़कियां जो है वो स्टापू या वो पाला पाला, गो गो इस तरह की गेमें खेलते थे, तो जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा बेहतर थी। आजकल के बच्चों की आईसाइट ज़्यादा वीक होती है दूसरी ग्रोथ की निस्बत, क्योंकि बच्चे को जो है वो जब वही सारी चीज़ें लूडो शुडो आपको मोबाइल में मिल जानी है तो बच्चों ने वैसे लूडो कहाँ खेलनी है। ठीक है, तो ओवरऑल बताया ये गया कि प्ले का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है बच्चे की, चाइल्ड की डेवलपमेंट में। अब ये कुछ कंजेनिटल अनोमलीज बताई हैं। कंजेनिटल अनोमलीज जो है या बर्थ डिफेक्ट्स जो है 2 से 4% जो ऑफ ऑल द लाइफ बोर्न चिल्ड्रन में जो है वो ये प्रेजेंट होती है कंजेनिटल अनोमलीज। इसको जो है वो इसमें आप क्लासीफाई ऐसे कर सकते हो, डिफॉर्मेशन इसमें आ जाता है, डिसरप्शन आ जाता है, डिस्प्लेजिया आ जाता है और मैलफॉर्मेशन आ जाता है। डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये कंजेनिटल अनोमलीज है जिसमें बेसिकली क्या होता है, ऑफन कॉज बाय एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल फोर्स ऑन नॉर्मली डेवलपिंग टिश्यू। नॉर्मली जो डेवलप टिश्यू है जब उस पर कोई फोर्स लगती है, पड़ती है
जिसकी वजह से फिर बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें डिफॉर्म हो सकते हैं, डिफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे क्लब फुट वो एक एग्जांपल है ऑफ अ डिफॉर्मेशन जो ऑफन कॉज बाय जाता है यूट्राइन कॉन्स्ट्रेंट की वजह से। अंदर यूट्राइन जो है वो कौन सा यूट्रस पे कोई प्रेशर पड़ा, मदर की पोजीशन जो प्रेगनेंसी ऐसी थी लाइन की जिसकी वजह से वो बच्चे का फुट पे जो है वो प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से बच्चे का पाँव जो है वो टेढ़ा हो जाता है। क्लब फुट मीन बच्चे का पाँव टेढ़ा होता है। डिसरप्शन रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियसली नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल जो टिश्यूज है उनमें ब्रेकडाउन की वजह से डिसरप्शन हो सकती है, जैसे कंजेनिटल एम्पुटेशन कॉज बाय एमनियोटिक बैंड जो है उसकी अगर अम्नियोटिक बैंड उसकी अगर कोई आगे पीछे डिसरप्शन है तो उसकी वजह से कंजेनिटल एम्पुटेशन हो सकती है, जो एग्जांपल है डिसरप्शन की। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इनटू अ पर्टिकुलर टिश्यू टाइप, यानी अगर वो जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई एबनॉर्मल हो गया तो वो डिस्प्लेशिया कॉज कर सकती है। जैसे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ टीथ, हेयर, नेल्स एंड फैट ग्लैंड, ये सब किस वजह से होती है, जब सेल की ऑर्गेनाइजेशन आगे पीछे हो जाती है। मे बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द मोर देन 100 डिफरेंट एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें हेयर में कोई अल्ट्रेशन आ सकती है, टीथ की जो है वो सीक्वेंस में, नेल्स के कलर में, तो ये चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। मेल फॉर्मेशन क्या है, आर द एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एन एबनॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गन है, ये बॉडी पार्ट है, उनकी अब नॉर्मल फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे मोस्ट जो मेल फॉर्मेशन है वो अगर होती है बिफोर 12 वीक ऑफ गेस्टेशन यानी वो पीरियड जिसमें बच्चा या फीट जो होता है वो फीटस जो है माँ के यूट्रस के अंदर होता है, उसके जो 20 वीक यानी कंसेप्शन था ऑन 20 वीक इस तक मेल फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द मेल फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। जैसे क्लेफ्ट लिप, ये एग्जांपल है मेल फॉर्मेशन की। नॉर्मली वो मदर जो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कम करती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनमें मोस्ट प्रॉबली मेल फॉर्मेशन हो सकती है। क्लेफ्ट लिप जिसमें जो है वो लिप दोनों लिप जो ऊपर वाले होते हैं उसके दोनों आप कह लो साइड जो आप ज्वाइन नहीं हुए होते। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 5 वीक ऑफ गेस्टेशन पे जो है वो होती है। एंड व्हेन डेवलपिंग एम्ब्रियो नेचुरली एंड हैज़ 2 क्लेफ्ट इन द एरिया। डेवलपिंग एम्ब्रियो के तब 2 क्लेफ्ट होते हैं तो आपस में ज्वाइन ही नहीं हो पाते, तो ये मेल फॉर्मेशन जो है वो तब हो सकती है। फिर कहता है कि दिस टाइप ऑफ अनॉमलीज जो भी पीछे हमने कंजेनिटल अनॉमलीज पढ़ी हैं वो रिजल्ट हो सकती हैं किसी जेनेटिक कॉज की वजह से या इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से हो सकता है। एंड कैन बी मेजर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज, इनकी वजह से हो सकता है सीरियस मेडिकल, सर्जिकल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और दे कैन बी माइनर अनॉमलीज भी हो सकते हैं और नॉर्मल वेरिएंट विद नो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे सार्कल डिम्पल, इसमें भी वो सेल की ऑर्गेनाइजेशन आगे पीछे जब चेंज होती है तो उसकी वजह से सार्कल डिम्पल हो सकता है। जैसे ये सामने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ सार्कल डिम्पल, अब ये नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करता, कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इसका नहीं होता। जबकि कुछ ऐसी अनॉमलीज हैं जिनकी वजह से सीरियस मेडिकल, सर्जिकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जबकि कुछ माइनर होते हैं और कुछ से जो है वो कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। इस तरह एक एक्स्ट्रा निपल, ठीक है, कैफे अलॉट स्पॉट, ये एक स्किन लीजन है, आपने सेकेंड ईयर में जो है वो पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें मैक्यूल की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है स्किन पे, प्राइमरी लीजन है आपकी। कंजेनिटल अनॉमलीज कैन अकर इन आइसोलेशन सच एज कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट की फॉर्म में भी हो सकती हैं या मल्टीपल अनॉमलीज की फॉर्म में भी हो सकती है कंजेनिटल अनॉमलीज। जीत के साथ हमारा बेटा फर्स्ट लेक्चर बच्चों ख़त्म हो जाता है। तो ये कंजेनिटल अनॉमलीज 4 तरह की बताएं, डिफॉर्मेशन, डिसरप्शन, डिस्प्लेशिया एंड मेल फॉर्मेशन। आपको इन सब की एग्जांपल जो है वो पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में आ सकता है डिफाइन कंजेनिटल अनॉमलीज एंड क्लासीफाई द या टाइप्स ऑफ कंजेनिटल अनॉमलीज, तो विद एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्ले का क्या रोल है चाइल्ड की डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है। टेम्परामेंट को डिफाइन करें, उसकी टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, ये आपको मैं अगले लेक्चर में करवा दूँगी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडियाट्रिक नर्स को डिफाइन करना, उसके रोल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जो है वो ये आपसे पूछा, ये मतलब चांसेस तो कम है क्वेश्चन पूछने का कि कौन कौन से प्रॉब्लम है जो चाइल्ड की डेवलपमेंट पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन आपने एक लिहाज से देख लेना है। यानी इस लेक्चर में मैंने जो जो स्लाइड डाली है इन सब से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, तो इस लिहाज से आपने देख लेना एक नज़र, ठीक है। चले जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हुआ तो आप सारे सुन लो और फिर मुझसे जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो पूछ लीजिएगा।